नमस्कार, आप देख रहे हैं म्हारो मरुधर और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मरुधरा के रण में फिर हुंकार भरी। करौली में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इंडिया अलायंस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद के दलदल में फंसे होने की बात कही। साथ ही कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने राजस्थान से कश्मीर का वास्ता पूछकर महापाप किया है। राजस्थान से कश्मीर का वास्ता पूछने के लिए वीर शहीदों के घर जाने को कहा। उनके गांव की मिट्टी से कश्मीर से वास्ता पूछने को कहा। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी कांग्रेस को जमकर आड़े हाथ लिया। तो भाजपा प्रत्याशी इंदु देवी जाटव के समर्थन में आज करौली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये कहा कि राजस्थान का कश्मीर से क्या वास्ता है, उस पर भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि राजस्थान में आए और जो वीर शहीद है उनके घर जाकर पूछे कि कश्मीर से उनका क्या वास्ता है। साथ ही मोदी ने जमकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ राजनीति करना जानती है और धर्म पर भी कांग्रेस आज तक राजनीति करती आई है। चार जून को क्या परिणाम होगा वो आज करौली में स्पष्ट दिख रहा है। करौली बता रहा है 4 जून 400 पार। साथियों, 2024 का लोकसभा चुनाव कौन सांसद बनेगा या कौन नहीं बन सकता, इतने भर का नहीं है। ये चुनाव विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा देने का चुनाव है। पिछले 10 वर्षों में बीजेपी ने उन समस्याओं के समाधान निकाले जिन समस्याओं के आगे कांग्रेस ने हाथ खड़े कर दिए थे। कांग्रेस दशकों तक गरीबी हटाओ का नारा देती रही, लेकिन मोदी ने 25 करोड़ देशवासियों को गरीबी से बाहर निकालने का काम किया। कांग्रेस ने किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया, लेकिन भाजपा सरकार निरंतर किसानों को समृद्ध बनाने के लिए काम कर रही है। आज देश के 10 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि मिल रही है। करौली धौलपुर के 3.25 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में भी 700 करोड़ रुपए से अधिक भेजे गए हैं। पहली बार किसी सरकार ने पशुधन की भी इतनी चिंता की है। करौली में 80,000 से ज्यादा किसानों के पशुधन को खुरपका मुंहपका के 1.5 लाख से ज्यादा टीके मोदी सरकार ने लगवाए हैं।
जब कोरोना में मुफ्त में टीके लगवाए तो चारों तरफ वाहवाही होती थी, लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी कि पशुओं का भी मुफ्त टीकाकरण का अभियान हजारों करोड़ रुपए खर्च करके किया जा रहा है। ये हमारा राजस्थान, ये तो मोटे अनाज जैसा बाजरा, ज्वार, सावा, कोदो, कुटकी जैसे श्री अन्न की पैदावार में सबसे आगे है। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है और इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी राजस्थान के रण में उतर गए हैं, जहां राहुल गांधी ने श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद मेघवाल के समर्थन में मतदान की अपील की और बीजेपी पर भी निशाना साधा। इस जनसभा में पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहे। देश में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? बेरोजगारी। किसी से भी पूछो, यात्रा में मैंने हजारों लोगों से पूछा सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है, खट जवाब आता है बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? दूसरे नंबर पे महंगाई। अब आप देखिए 20 जिले हमने बनाए थे। मेरी प्लानिंग थी 20 जिलों का मास्टर प्लान बने, मिनी सचिवालय कहाँ बनेगा, कलेक्टर, एसपी, डीलर कहाँ बैठेंगे, स्कूल कॉलेज कहाँ खुलेगी। 30, 35, 33 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोली हम लोगों ने। कभी न कभी 20 जिलों में मेडिकल कॉलेज भी खुलेगी, टाउन हॉल ही बनेगा। क्या नहीं होगा, सब कुछ होने की संभावना बनी रहती है। यही सोच के हम लोगों ने शानदार स्कीम बनाई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फलौदी में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा की नीतियों पर सवाल उठाए और सत्ता में आने पर घोषणाएं पूरी करने का वादा किया। जनसभा में पूर्व सीएम गहलोत समेत पार्टी के दिग्गज मौजूद रहे। पूरे हिंदुस्तान में पिछले 10 साल से कोई लोहा ले रहा है तो उसका एकमात्र नाम है राहुल गांधी। एकमात्र आदमी पूरे हिंदुस्तान में पिछले 10 साल से कोई लोहा ले रहा है तो उसका एकमात्र नाम है राहुल गांधी। एकमात्र आदमी पूरे हिंदुस्तान में पिछले 10। जहां भी आप जाओ, मैं 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर चला, 4000 किलोमीटर चला और रास्ते में जब भी मैं किसी से पूछता था मुद्दा कौन सा है, 2 जवाब आते थे। एक बेरोजगारी, दूसरा महंगाई। वालों को मित्र कहा, मगर ये टीवी पे महंगाई की कभी बात नहीं करते, कभी नहीं करते। बेरोजगारी की बात कभी नहीं करते। राहुल गांधी मुझे बनाया तो मैं काम इसलिए कर सका राजस्थान भर के अंदर, जो मैंने अनुभव प्राप्त किया इस क्षेत्र से वो मेरे काम आया पूरे प्रदेश की सेवा करने के लिए। मैं कहना चाहता हूं, इसलिए आप सोच सकते हो
वो क्षेत्र ये है जहां बैठे हुए हो। आज ईद है, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको। गणगौर भी है, गणगौर हमारा उत्सव होता है महिलाओं के लिए भी। तो आज बहुत ही खुशनुमा माहौल भी है और बहुत ही धार्मिक दिवस भी है। मैं इस मुबारक मौके पर राहुल गांधी की यात्रा को याद करूंगा, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। हिंदुस्तान भर के लोगों ने जो इनको अपना अनुभव बताया है, उनकी निचोड़ है कि ये लोग 5 गारंटी 25 गारंटी लेके आए हैं, 5 न्याय लेके आए हैं। जो सियासी रण में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। शुक्रवार को बाड़मेर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री और सीएम भजनलाल शर्मा पीएम मोदी की अगवानी करेंगे। पीएम मोदी और सीएम भजनलाल जनसभा को संबोधित करेंगे। बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में जनसभा का आयोजन होने वाला है। बाड़मेर के बाद सूरतगढ़ में जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री और सूरतगढ़ के बाद हनुमानगढ़ में रोड शो निकालेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा हनुमानगढ़ में ही रात्रि विश्राम करेंगे। शुक्रवार को यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम भजनलाल शर्मा दोनों बाड़मेर में जनसभाएं करते नजर आएंगे। तो बाड़मेर में इस बार काफी रोचक मुकाबला होने वाला है। त्रिकोणीय समीकरण बन रहा है। बाड़मेर से भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी जो कि केंद्रीय राज्य कृषि मंत्री हैं, तो वहीं कांग्रेस से उमेदाराम बेनीवाल, तो वहीं त्रिकोणीय समीकरण बनाते हुए निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी मैदान में हैं। तो गत दिनों भी सीएम भजनलाल शर्मा बाड़मेर में सभा करने वाले थे, लेकिन उनके हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी खराबी हो गई थी, जिसके चलते उनका दौरा रद्द हो गया था। सभी जो समर्थक है, कार्यकर्ता है, वो सभा स्थल पर पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें वापस लौटना पड़ा। और अगले दिन बाड़मेर में कार्यकर्ताओं की बैठक ली थी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। और शुक्रवार को यानी कि कल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों सियासी रण में अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे, क्योंकि जहां एक तरफ रविंद्र सिंह भाटी के साथ जन सैलाब उमड़ता दिखाई दे रहा है, तो वहीं इस सीट पर भाजपा की मुश्किलें काफी बढ़ती जा रही है। तो सियासी रण में निर्दलीय ताल ठोकने वाले रविंद्र सिंह भाटी ने दोनों ही प्रत्याशी, चाहे वो कांग्रेस के हो या वो भाजपा के हो, उनकी मुश्किलें बढ़ा दी है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मनोज शर्मा का रुख करते हैं। मनोज, कल क्या कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित है? लगभग कितने बजे बाड़मेर के लिए रवाना होंगे सीएम? चारू, बिल्कुल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बेहद सक्रिय नजर आ रहे हैं। खासकर कि लोकसभा चुनावों को लेकर प्रचार प्रसार का जो जिम्मा है, एक स्टार प्रचारक के रूप में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भाजपा की ओर से संभाले हुए हैं और लगातार उनके पूरे प्रदेश के विभिन्न जो लोकसभा क्षेत्र हैं वहां के प्रत्याशियों के समर्थन में दौरे हो रहे हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कल प्रस्तावित दौरा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल बाड़मेर जाएंगे और बाड़मेर में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही उनका सूरतगढ़ में जाने का कार्यक्रम है, जहां पर जनसभा को संबोधित करने के बाद उनका हनुमानगढ़ जाने का कार्यक्रम है, जहां पर हनुमानगढ़ में एक रोड शो करेंगे और उसके बाद रात्रि विश्राम करने का कार्यक्रम भी हनुमानगढ़ में है। चारू, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी मनोज शर्मा, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे। कावटिया अस्पताल के गेट पर प्रसव के मामले में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की थी और 3 रेजिडेंट डॉक्टर्स को
निलंबित कर दिया था, जिससे रेजिडेंट डॉक्टर्स नाराज हैं और जांच में दोषी पाए जाने पर रेजिडेंट डॉक्टर्स को निलंबित किया गया था। और अब जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने चेतावनी दी है, कल सभी मेडिकल कॉलेजों में 2 घंटे तक कार्य बहिष्कार किया जाएगा। 13 अप्रैल से सभी मेडिकल कॉलेजों के रेजिडेंट हड़ताल पर रहेंगे। तो बता दें, कुछ दिनों पहले कावटिया अस्पताल के बाहर एक महिला ने खुले में प्रसव किया था, क्योंकि अस्पताल की लापरवाही सामने आई थी। बेड वहां पर अवेलेबल नहीं थे, साथ ही एम्बुलेंस भी महिला के लिए अवेलेबल नहीं करवाई गई थी, जिसके चलते इमरजेंसी में बाहर ही उस महिला की डिलीवरी हो गई थी। जिसके बाद चिकित्सा विभाग हरकत में आया था और उसके बाद 3 रेजिडेंट डॉक्टर्स को निलंबित कर दिया गया था। जिसके बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स इस कार्रवाई से खासा नाराज है और कई घंटों तक उनके द्वारा कार्य बहिष्कार किया गया, जिससे आमजन को काफी परेशानी हो रही है। तो अब जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स यानी कि जार्ड ने चेतावनी दी है कि कल सभी मेडिकल कॉलेजों में 2 घंटे का कार्य बहिष्कार होगा। 13 अप्रैल से सभी मेडिकल कॉलेजों के रेजिडेंट हड़ताल पर रहेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सतवीर सिंह का रुख करते हैं। सतवीर, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? अब रेजिडेंट डॉक्टर्स कल हड़ताल करेंगे 2 घंटे की मेडिकल कॉलेजों पे। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो कावटिया अस्पताल में महिला के खुले में प्रसव करने का जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और जहां रेजिडेंट डॉक्टरों को इस मामले के अंदर लापरवाही के तहत 3 रेजिडेंट डॉक्टरों को जो निलंबित है वो यहाँ पर किया गया था। उसके बाद में जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो काफी नाराज हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफा जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की गई है, जिसके बाद में लगातार जो कार्य का जो बहिष्कार है वो जारी है। ऐसे में जो रेजिडेंट डॉक्टरों ने साफ तौर पे कहा है कि आगे भी उनका जो आंदोलन है वो लगातार जारी रहेगा। और जहां पर अगर कल की बात करें तो कल सभी जो मेडिकल कॉलेज हैं प्रदेश के अंदर, वहां पर 2 घंटे का जो कार्य बहिष्कार है वो यहाँ पर किया जाएगा। और इसके बाद में भी अगर उनकी बात का या समर्थन नहीं किया गया या जो रेजिडेंट डॉक्टर है उनका निलंबन वापस नहीं लिया गया तो 13 तारीख को, मतलब 13 अप्रैल को सभी जो मेडिकल कॉलेज हैं वो सब रेजिडेंट मेडिकल कॉलेज के जो रेजिडेंट हैं वो सब जो कार्य का जो बहिष्कार है वो यहाँ पर कर देंगे। तो ऐसे में माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो मरीजों की जो परेशानियां हैं वो परेशानियां वो बढ़ने वाली है। लेकिन जिस तरीके से जो लापरवाही का जो मामला सामने आया था उसमें अगर चिकित्सा विभाग की बात करें तो उन्होंने कहा कि पूरी जो जांच है वो यहाँ पर की गई है, उनकी जो लापरवाही है वो सामने आई है, जिसके बाद में उन्हें निलंबित किया गया है। तो ऐसे में अब माना जा सकता है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर अगर इस समस्या का जल्द समाधान नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं मरीजों की जो परेशानियां हैं वो बढ़ने वाली है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सतवीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी सतवीर सिंह, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे। तो रेजिडेंट डॉक्टर्स ने चेतावनी दी है, अगर सही तरीके से कार्रवाई नहीं हुई और निलंबन को वापस नहीं लिया गया तो सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स कार्य बहिष्कार करेंगे। तो कल 2 घंटे तक मेडिकल कॉलेजों में कार्य बहिष्कार किया जाएगा, लेकिन 13 अप्रैल से पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार की चेतावनी रेजिडेंट डॉक्टर्स के द्वारा दी गई है। बांसवाड़ा के गढ़ी से बड़ी खबर है, जहां क्रिप्टो करेंसी में 3 रुपए गुना करके लालच देकर ठगी का मामला सामने आया है। साल में 3 गुना का लालच देकर 1.5 करोड़ से ज्यादा की ठगी की गई और सदस्य बनाने पर 30% कमीशन और विदेश यात्रा का भी लालच दिया गया। परतापुर रीको निवासी गिरीश ने गढ़ी कोर्ट में परिवाद दिया है और कोर्ट की रिपोर्ट पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गढ़ी के कार्यवाहक थानाधिकारी बालकृष्ण ने इस पूरे मामले की जानकारी दी। तो बांसवाड़ा की गढ़ी से बड़ी खबर है, जहां क्रिप्टो करेंसी में 3 गुना रुपए बढ़ाकर लालच देकर ठगी की गई है। साल में 3 गुना का लालच देकर 1.5 करोड़ से ज्यादा की ठगी की गई। सदस्य बनाने पर 30% कमीशन और विदेश यात्रा का भी लालच दिया गया है। परतापुर रीको निवासी गिरीश ने गढ़ी कोर्ट में परिवाद दिया था और कोर्ट की रिपोर्ट पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। गढ़ी के कार्यवाहक थानाधिकारी बालकृष्ण ने इस पूरे मामले की जानकारी दी। तो ये पूरा मामला बांसवाड़ा के गढ़ी का है, जहां क्रिप्टो करेंसी में 3 गुना रुपए ज्यादा बढ़ाकर लालच देकर ठगी की गई है और साल में 3 गुना का लालच देकर 1.5 करोड़ से ज्यादा की ठगी की गई है।
तो मेंबर बनने पर 30% का कमीशन और विदेश यात्रा का भी लालच दिया गया है। पर्दापुर रिको निवासी गिरीश ने गढ़ी कोर्ट में परिवाद दिया और कोर्ट की रिपोर्ट पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मुकेश का रुख करते हैं। मुकेश, क्या है ये पूरा मामला, क्या ज्यादा जानकारी है? जी, गढ़ी के रिको निवासी गिरीश चंद्र विगत कोरोना टाइम में कुवैत से वापस इंडिया आ गया था। वो बेरोजगार था, तो सागवाड़ा के कल्पेश ने उसको लालच दी कमाने की। तो 5 लोगों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। क्या ये वही 5 लोग हैं जो इस पूरे मामले में शामिल थे या और भी लोग शामिल हैं? नहीं, इन 5 का तो नामजद किया है। बाकी उन्होंने ये भी बताया कि उदयपुर होटल, दिल्ली की एक होटल, गुजरात से कुछ लोग ने मिलकर मेरे साथ ऐसा कुछ किया है, ऐसी जानकारी थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी मुकेश, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे। उदयपुर के खेरवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां 40 लाख के सोने के बिस्किट जब्त किए गए। पुलिस ने 2 आरोपियों को डिटेन किया है। अहमदाबाद से खेरवाड़ा आने के दौरान ये कार्रवाई की गई। पुलिस ने कार को भी जब्त कर लिया है। तो उदयपुर के खेरवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां 40 लाख के सोने के बिस्किट जब्त किए गए। साथ ही पुलिस ने 2 आरोपियों को डिटेन भी कर लिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हितेश का रुख करते हैं। हितेश, किस तरीके से ये मामला संज्ञान में आया, क्या इनपुट मिला था पुलिस को? जी चारू, बताना चाहूंगा कि ये लोकसभा चुनाव के चलते खेरवाड़ा थाना पुलिस द्वारा ये लगातार कार्रवाई की जा रही है। जो जब मुखबिर द्वारा सूचना पर खेरवाड़ा थाना पुलिस ने नाकाबंदी की, इस दौरान अहमदाबाद की ओर से आती हुई एक नोवा कार की जांच की। तो जांच में 2 आरोपियों को डिटेन कर पूछताछ की गई। तो उन आरोपियों के पास से एक क्रीम की डिब्बी के अंदर सोने के बिस्किट पाए गए, जिसकी जांच करने पर वह कुल 40 लाख के सोने के बिस्किट पाए गए। इस पे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मगन पटेल निवासी कटेवड़ी और राहुल पटेल निवासी छानी को डिटेन कर लिया है। वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। हितेश, जब उनसे पूछताछ की गई तो क्या कुछ जवाब जो दोनों आरोपी हैं जिन्हें डिटेन किया है उनके द्वारा दिया गया इस संदर्भ में? जी, फिलहाल तो ये जांच का विषय है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने कोई नहीं बताया है। आपको बता दूं कि चारू, ये खेरवाड़ा पुलिस द्वारा 10 दिन में ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हितेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी हितेश जोशी, फोन लाइन पर हमारे साथ कनेक्ट थे। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले बात करेंगे चुनावी महाभारत की। लोकसभा चुनाव के मिशन 25 में सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा ने पूरी ताकत झोंक दी है और इसी के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तूफानी प्रचार पर हैं, जहां सीएम ने कठुमर में आयोजित जनसभा में शिरकत की। ये जनसभा बीजेपी प्रत्याशी रामस्वरूप कोहली के समर्थन में आयोजित हुई थी। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा का जोरदार स्वागत किया गया। तो वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सीएम ने पांडुपोल हनुमान जी और धोलागढ़ देवी के जयकारे से संबोधन की शुरुआत की। साथ ही क्षेत्र के वासियों का बीजेपी का साथ देने के लिए आह्वान किया।
और एक जगह कांग्रेस ने फॉर्म भर दिया, केंद्र की कांग्रेस कह रही है कि आप वापस लीजिए, वो कह रहा है मैं तो वापस नहीं लेता हूं। अब देखिए क्या स्थिति हो रही है, उसने वापस नहीं लिया, कांग्रेस अपने हाथ का ही विरोध कर रही है कि उसको वोट नहीं देना है। अब देखिए उस कांग्रेस का क्या होगा जो अपने आप में ही मने कर रही है बांसवाड़े के अंदर कि हाथ वाले को मत देना। ये स्थिति इसलिए क्योंकि राम हमारे रोम रोम में बसते हैं। सुबह जब हम जगते हैं तो हमारे बुजुर्गों को, हमारे सम्मानियों को, हमारे से बड़े को सबसे पहले हम राम राम करते हैं। जिस राम को अस्तित्व मिटाने वाले ये लोग हैं, राम को काल्पनिक बताने वाले जो लोग हैं, तो राम निकल गया इनसे। भ्रष्टाचार की कितनी बड़ी घोटालाओं की खान ये कांग्रेस की सरकार बन गई थी। आए दिन घोटाले पर घोटाले होते थे, जमीन में भी घोटाला होता था, पाताल में भी घोटाला होता था, आसमान में भी घोटाला होता था। लोगों के मन में यह जिज्ञासा पैदा होने लग गई थी कि आखिरकार इस देश का क्या होने वाला है। यही नहीं मित्रों, आए दिन आतंकवादी आते थे, कहीं ना किसी बड़े शहर में बम फोड़ करके चले जाते थे, कहीं रेलवे स्टेशन पर बम फोड़ के चले जाते थे, भीड़ भाड़ वाले इलाके में बम फोड़ करके चले जाते थे। क्या 2014 के बाद कोई ऐसी घटना हुई है क्या? अरे बता तो दो मेरे भाइयों, 2014 के बाद कोई घटना हुई है क्या? अगर घटना को अंजाम भी दिया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनको घर में सबक सिखाने का काम किया। यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मिशन 25 को लेकर धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने थानागाजी में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने कांग्रेस को घेरा, साथ ही डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में हो रहे कार्यों को भी गिनाया। इस मौके पर पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद रहे। आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर डीजल पेट्रोल महंगा भी था, असंतुलन भी था, जिले से जिले में कई रुपए का अंतर था। 1 रुपये 35 पैसे से लेकर के 4.5 और 5 रुपए का राजस्थान के अंदर अंतर था। हमने उस अंतर को भी कम किया और हमने 3.5 रुपए से लेकर के 7.5 रुपए तक पेट्रोल कम करने का काम किया और 3.5 रुपए से लेकर के 6.5 रुपए तक, 6 रुपए 28 पैसे तक हमने डीजल पर दाम कम करने का काम किया है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, पहली बार इतनी बड़ी संख्या में डीजल और पेट्रोल पर पैसा कम हुआ है और राजस्थान के अंदर सभी जिलों में जो असंतुलन था उसको भी संतुलन करने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारी ईआरसीपी की योजना जो हमारे इस पूर्वी राजस्थान के लिए बहुत आवश्यक थी, इस कांग्रेस सरकार ने उसको अटका रखा था, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर थी, यहां थी। मैं कहना चाहता हूं, इनकी भी मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी। गहलोत साहब ने कमलनाथ को पत्र लिखा, कमलनाथ ने उतना कोर्ट में ले गया कि मैं ये ईआरसीपी को मंजूर नहीं करूंगा। कोर्ट में ले गया, केंद्र को पत्र लिख दिया कि मैं सहमत नहीं हूं। अरे भाई, तुम्हारी राजस्थान में भी कांग्रेस की, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की, तो फिर समझौता क्यों नहीं कर रहे हो आप? लेकिन क्यों? इनकी नीयत कभी सही नहीं रही, नीयत सही नहीं रही।
ना इनकी नीति ठीक है ना नीयत ठीक है। अरे हमारी सरकार मध्य प्रदेश के अंदर आई, राजस्थान के अंदर आई, हमने 1.5 महीने में ईआरसीपी की योजना को मंजूर कराने का काम किया। और बड़ी खबर का रुख करते हैं। फर्जी डिग्री मामले में एसओजी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्री मामले में 3 और आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपी मनदीप सांगवान, जगदीश और राकेश कुमार गिरफ्तार हुए हैं। आरोपी मनदीप सांगवान शिक्षा निदेशालय में एलडीसी के पद पर कार्यरत था। जगदीश भी उच्च माध्यमिक विद्यालय देशनोक में एलडीसी था। राकेश कुमार फर्जी डिग्री अपनी प्रिंटर शॉप से प्रिंट करता था। आरोपी मनदीप ने पत्नी को ओपीजेएस विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्री दिलवाई थी। फर्जी डिग्री से पीटीआई भर्ती परीक्षा सुमन ने पास की थी। तो पहले पीटीआई की परीक्षा की ज्वाइनिंग में सुमन को दिक्कत आ रही थी, तो ऐसे में मनदीप ने जगदीश और दलाल सुभाष के जरिए फर्जी डिग्री निकालकर अपनी पत्नी को दे दी। सुमन वर्तमान में शारीरिक शिक्षक के पद पर तैनात है। मनदीप जगदीश अपने साथियों के साथ मिलकर ये फर्जी डिग्री का खेल चला रहे थे और परीक्षाओं में खेल आरक्षण का लाभ उठाने वाले अभ्यर्थियों को फर्जी डिग्री देते थे। विशेष योग्यता के अंक अर्जित करके देने के लिए ये षड्यंत्र रचा करते थे। मनदीप और जगदीश योग्य अभ्यर्थियों को ढूंढकर सौदा तय करते थे और फिर सुभाष के माध्यम से ओपीजेएस विश्वविद्यालय में फर्जी एडमिशन दिलवाकर सरकारी नौकरियों में भर्ती करवाते थे। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी यादवेंद्र का रुख करते हैं। यादवेंद्र, बड़ी सफलता हाथ लगी है, 3 और आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। क्या कुछ इनका रोल रहता था इस पूरे मामले में? देखिए मैं चारू, मैं आपको बता दूं कि कल जिस तरीके से एसओजी की टीम ने कार्रवाई की थी और 3 आरोपियों को पकड़ा था, उसके बाद लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रहा था और इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में 3 और अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जो कि सरकारी नौकरी में कार्यरत थे, एलडीसी के पद पर कार्यरत थे। यहाँ पर मनदीप सांगवान और साथ में जगदीश, और जो कि फर्जी डिग्री का पूरा खेल संचालित करते थे। खास बात यह है कि मनदीप जो है, जिसकी पत्नी सुमन है, जो कि शारीरिक शिक्षक के तौर पर कार्यरत है अभी किसी सरकारी विश्वविद्यालय के अंदर, अपनी पत्नी को भी पीटीआई की जो परीक्षा जो है मनदीप ने फर्जी डिग्री के मार्फत ही पास करवाई थी। और चूंकि जो समय का जो निर्धारण किया गया था इस परीक्षा के लिए, उसमें जो है पत्नी जो है खरी नहीं उतर रही थी। इसी के चलते फर्जी डिग्री जो है अपनी पत्नी सुमन को दिलवाई थी। उसके बाद इसमें जो है परीक्षा उसने पास करी। बतौर सरकारी नौकरी अभी जो सुमन जो नौकरी कर रही है प्रतियोगिता पास करने के बाद। इसके अलावा ये जांच में सामने आया है कि जगदीश और साथ में जो मनदीप जो है वो सुभाष के जरिए अपना पूरा खेल रखते थे। और चूंकि खेल कोटे के तहत जो भर्तियां होती थी, उस खेल कोटे के तहत फर्जी खेल प्रमाण पत्र बना करके ये लोग जो है बांटा करते थे। और उसके बाद जो जिम्मेदारी तय कर रखी थी वो मनदीप को और जगदीश को सुभाष ने दे रखी थी। और इसी के चलते देखिए सुभाष और जो मनदीप जो है, माफ कीजिएगा, जगदीश और जो मनदीप है वो वरिष्ठ अंक लाने के लिए ऐसे अभ्यर्थियों को ढूंढा करते थे और उनको अच्छा अंक देने के बाद अच्छा अंक देने वाली डिग्री जो है उनको मुहैया कराते। इसके अलावा वो खेल कोटे का भी प्रमाण पत्र देते और उसके बाद उनको सरकारी नौकरी में वो फर्जी का तरीके से जो है तैयारी करते थे। उसके बाद सरकारी नौकरी हासिल करते थे। बहरहाल एसओजी की टीम ने इन सभी आरोपियों को पकड़ लिया। इस मामले में, फर्जी डिग्री के मामले में अभी तक टोटल 6 आरोपी जो है गिरफ्तार हो चुके हैं और माना जा रहा है कि सुमन जो कि बतौर शारीरिक शिक्षक के तौर पर कार्यरत है, एसओजी की टीम सुमन को भी गिरफ्तार करेगी, जिसने फर्जी डिग्री के जरिए ये परीक्षा पास की थी। जी यादवेंद्र, क्या इनके पास से और भी दस्तावेज ऐसे बरामद हुए हैं जिन बच्चों को, जिन अभ्यर्थियों को इन्होंने फर्जी डिग्री दी हो? देखिए बिल्कुल बहुत सारे दस्तावेज जो है, भारी मात्रा में दस्तावेज जो है इनसे बरामद किए हैं। राकेश जिसको अरेस्ट किया है, राकेश जो कि अपनी शॉप से ही प्रिंट करवाता था सारी फर्जी डिग्री और प्रिंट करवा करके ये फर्जी डिग्री बांटने का काम करता था। विभिन्न तरह के लैपटॉप्स और साथ में कंप्यूटर और उनसे मिला उनका जो डाटा जो है वो भारी मात्रा में जो है बरामद किया है। अब एसओजी की जो टीम है वो अब राकेश और इसके अलावा जगदीश और साथ में मनदीप से यहाँ पर पूछताछ करेगा तक कितने लोगों को ये फर्जी डिग्री और खेल प्रमाण पत्र जो है मुहैया करा चुके हैं। अगर जो लोग, जिन लोगों को ये खेल प्रमाण पत्र मुहैया कराए, फर्जी डिग्री मुहैया कराई, जिन लोगों ने सरकारी नौकरी हासिल की है, निश्चित तौर पर अब वो सब एसओजी की रडार पर है। जल्द ही एसओजी स्कूटनी करने के बाद, पूछताछ के बाद जो नाम सामने आएंगे उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार करेगी जिन्होंने फर्जी डिग्री के मार्फत सरकारी नौकरी हासिल की। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका यादवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी यादवेंद्र शर्मा, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे।
तो मिशन 25 के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को फतेहपुर शेखावाटी के दौरे पर रहने वाले हैं। फतेहपुर शेखावाटी के मुख्य बाजार में रोड शो निकालेंगे। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो फतेहपुर शेखावाटी के जरिए भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। शेखावाटी वो इलाका है कि अक्सर यहां भाजपा कमजोर पड़ती दिखाई देती है। ज्यादा अंतर से भाजपा जीत दर्ज नहीं करती है और इस बार काफी रोचक मुकाबला होने वाला है, जिसके चलते केंद्रीय गृह मंत्री ने भी यहां सभा को संबोधित किया था और यहीं से उन्होंने चुनावी शंखनाद किया था। राजस्थान की कोटा बूंदी लोकसभा सीट इस बार हॉट सीट बन चुकी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा से बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है, तो कांग्रेस से इस बार प्रहलाद गुंजल को मैदान में उतारा है। प्रहलाद गुंजल बीजेपी से 2 बार विधायक रह चुके हैं और इस बार चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और कोटा बूंदी लोकसभा से उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में है। देखिए लोकसभा क्षेत्र को लेकर समाचार प्लस की एक खास रिपोर्ट। हड़ौती बीजेपी का गढ़ रहा है और कोटा बूंदी सीट पर सर्वाधिक बार बीजेपी का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने प्रहलाद गुंजल को उम्मीदवार बनाकर मुकाबला रोचक बना दिया है। प्रहलाद गुंजल 42 साल बीजेपी में रहे। रामगंज मंडी और कोटा उत्तर से 2 बार विधायक चुने गए, लेकिन पिछले 2 विधानसभा चुनाव में कोटा उत्तर से उनको हार का सामना करना पड़ा। ओम बिरला से सियासी अदावत के चलते बीजेपी छोड़कर कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में है। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र में आजादी के बाद से अब तक इस सीट पर हुए कुल 17 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 4 बार ही जीत दर्ज कर पाई है, जबकि 7 बार बीजेपी और 3 बार भारतीय जनसंघ का कब्जा रहा है। इनके अलावा 1 बार जनता पार्टी, 1 बार भारतीय लोकदल और 1 बार निर्दलीय प्रत्याशी ने भी इस सीट पर सफलता हासिल की है। जब ऐसी परिस्थितियां होती है तो फिर जनता जवाब देती है। अब ये चुनाव आम आदमी वर्सेस सत्ता का चुनाव हो गया। आम आदमी वर्सेस सत्ता का ये चुनाव जनबल और धनबल का चुनाव हो गया। ये चुनाव साधारण कार्यकर्ता और पुलिस अत्याचार के बीच का चुनाव हो गया। किसान और धनपतियों के बीच का चुनाव हो गया। 1952 में हुए पहले आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेमीचंद कासलीवाल ने जीत दर्ज की थी, तो वहीं 1957 में कांग्रेस से ओंकार लाल ने बाजी मारी। 1962, 1967 और 1971 में इस सीट पर जनसंघ का कब्जा रहा। 1977 की जनता लहर में इस सीट पर जनसंघ पृष्ठभूमि के उम्मीदवार कृष्ण कुमार गोयल जीते। 1980 में जनता पार्टी के टिकट पर गोयल इस सीट से फिर जीत गए। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के शांति धारीवाल जीते, तो 1989 में बीजेपी के दाऊदयाल जोशी ने ये सीट कांग्रेस से छीन ली। इसके बाद दाऊदयाल जोशी 1996 तक लगातार 3 बार यहाँ के सांसद बने। वहीं 1998 में कांग्रेस से राम नारायण मीना ने ये सीट बीजेपी से हथिया ली। 1999 के चुनाव में बीजेपी के रघुवीर सिंह कौशल ने राम नारायण मीना को हराकर सीट पर कब्जा कर लिया और 2004 में कौशल ने दोबारा जीत दर्ज की। लोकसभा चुनाव 2009 में कोटा राजघराने के इजय राज सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर बीजेपी के श्याम शर्मा को हराकर कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाई। 2014 में बीजेपी के ओम बिरला ने इजय राज सिंह को हराकर एक बार फिर इस सीट पर बीजेपी को काबिज कर दिया। 2019 में हुए चुनाव में ओम बिरला ने कांग्रेस के राम नारायण मीना को 2,79,677 वोटों से हराकर सीट को बीजेपी की झोली में डाला। एक बार फिर ओम बिरला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ केंद्र सरकार की योजनाओं के दम पर जीत का दम भर रहे हैं। मैंने कोशिश की कि हर समय आपके बीच में रहूं। कोई भी आपदा हो, संकट हो, उसमें मेरी कोशिश रही कि मैं आपके साथ खड़ा रहूं। चाहे हर दर्द को मैंने समझा है, गरीब की पीड़ा। ये चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने के चुनाव हैं। कोटा बूंदी लोकसभा सीट में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। कोटा जिले की कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण, लाडपुरा, सांगौद, पीपलदा, रामगंज मंडी विधानसभा और बूंदी जिले के केशोरायपाटन बूंदी विधानसभा सीट शामिल हैं।
वर्तमान में 4 सीट पर कांग्रेस और 4 सीट पर बीजेपी के विधायक हैं। लोकसभा क्षेत्र में 2 लाख गुर्जर, 2 से 2.5 लाख मीना, 2.5 लाख मुस्लिम, 1.25 लाख ब्राह्मण, करीब 1.25 लाख वैश्य, 1 लाख राजपूत, 1.25 लाख माली, 2.5-3 लाख एससी, 1 लाख ओबीसी वोटर्स हैं। कांग्रेस यहां गुर्जर जाति के प्रत्याशी को मैदान में उतार कर गुर्जर, मुस्लिम, मीना के साथ एससी और ओबीसी को साधने का प्रयास कर रही है। तो वहीं बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ केंद्र सरकार की योजनाओं और ओम बिरला के विकास कार्यों के साथ उम्मीद लिए है। हालांकि दोनों ही प्रमुख दलों में भीतरघात का खतरा भी प्रत्याशियों को सता रहा है। एक तरफ कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल की शांति धारीवाल से अदावत छिपी नहीं है, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला से भी बीजेपी का एक धड़ा नाराज बताया जा रहा है। ऐसे में चुनौती दोनों के सामने ही कम नहीं है। देखने वाली बात ये होगी कि ओम बिरला जीत की हैट्रिक लगा पाते हैं या फिर कांग्रेस यहाँ बाजी मारने में कामयाब हो जाती है। दिनेश कसाना, समाचार प्लस, जयपुर। और फिलहाल खबरों में इतना ही। नमस्कार।